सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोग जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे। आई नो मैं वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ, बट क्यों लेट हो गया ये आप लोगों को ये वीडियो देख के पता चल जाएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले कि ओसी के बाद क्या क्या हुआ। लाइक ओसी तक तो आप सभी लोग पता है कि मेरा ओसी का ट्रेनिंग चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ एंड अभी क्या क्या चल रहा है। मीन्स ओवरऑल एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि लाइक क्या क्या हुआ एंड क्या क्या चल रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओसी कोर्स एंड होने के बाद हम लोग का स्टार्ट होता है आईटी कोर्स। एंड मैंने आईटी कोर्स का कोई डिटेल में ब्लॉग तो नहीं शूट कर पाया बिकॉज वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि हम लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, फ़ोन निकाल भी नहीं सकते। अगर किसी के भी हाथ में फ़ोन दिखा तो उनका फ़ोन ले लिया जाएगा एंड डे को फ़ोन मिलेगा। तो इसलिए मैंने कोई भी डिटेल में ब्लॉग तो नहीं शूट कर पाया हूँ, बट फिर भी मैंने मिनी ब्लॉग टाइप कुछ शॉर्ट क्लिक किए, वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर कर दूंगा शॉर्ट पे। एंड देन आईटी कोर्स एंड होने के बाद स्टार्ट होता है आर्टिकल से हंटिंग। लेकिन उससे पहले मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया एंड वो ये है कि मैं आर्टिकल शिप हंटिंग मेरे OCIT ट्रेनिंग होने के बाद स्टार्ट किया, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है। बेसिकली क्या होता है कि लोग ना अपने ITOC कोर्स के दौरान ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैंने अपने ITOC कोर्स खत्म होने के बाद ये सब स्टार्ट किया। जब तक मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा था ना, तब तक मेरे साथ जो भी ITOC में थे ऑलमोस्ट लोगों का आर्टिकल शिप स्टार्ट हो गया था और मैं अभी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये गलती आप लोग मत करना। आप लोग भी अपने ITOC कोर्स के दौरान ही इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना एंड उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, सो डैट आप लोग एक अच्छे खासे नंबर फॉर्म में इंटरव्यू दे सको एंड देन अपना ये सब कोर्स खत्म होते ही अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सको। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे आप लोग के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप लोग में से कई लोग अभी CUT का एग्जाम दिए होंगे एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर CA फाउंडेशन। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हो कि कैसे कहाँ से प्रिपेयर करें, सो आई विल सजेस्ट CA वाला का संपूर्ण बैचेस, जो आपको पढ़ाई के साथ साथ फुल गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से ही टॉप लेवल पर रख सको एंड CA फाउंडेशन को एक अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सको। CA वाले में किसी स्टूडेंट को 358 मार्क्स मिले, तो किसी को 355, तो किसी को 352 एंड कई स्टूडेंट को तो 300 प्लस मार्क्स मिले। एंड अगर आप CA इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, सो यू कैन चेक देयर उद्देश्य बैच। इनके बैचेस में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस विद अनलिमिटेड व्यूज, डाउट सपोर्ट पोर्टल, ई बुक एंड इफ यू गो फॉर प्रो बैच तो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं लाइक हार्ड कॉपी बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट टू टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन एंड एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस। सो ये वीडियो देखने के बाद उनके बैच चेकआउट करना मत भूलना इफ यू वांट टू क्लियर CA फाउंडेशन विद गुड मार्क्स। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने कितने इंटरव्यूज दिए, मैं कौन से फर्म में हूँ, मैं कौन से डोमेन में हूँ। सो देखो, मेरा स्टार्टिंग से ये प्लान था कि मैं कोई लोअर लेवल मिड साइज फर्म में जाऊँगा जहाँ पे मैं सारे डोमेन का एक्सपोजर लूँगा। सो उस हिसाब से मैं वैसी फर्म में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लगातार 1 वीक में 5 इंटरव्यूज़ दिए, 3 मिड साइज में, 2 स्मॉल साइज में, एंड मैं सभी में सिलेक्ट हो गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग भी सिलेक्ट हो जाओगे। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है एंड मैंने क्या क्या मिस्टेक किए थे, मेरे क्या क्या लर्निंग्स थे, वो सब मैं एक डिटेल वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। बट मैंने कोई भी फर्म में ना कंफर्मेशन नहीं दिया। लाइक आप लोग सिलेक्ट हो जाते हो तो आप लोग के पास ऑफर लेटर आता है एंड आप लोग को उसका कंफर्मेशन देना रहता है कि मैं ये तारीख से या फिर वो तारीख से ज्वाइन करूँगा। वो मैंने किसी भी फॉर्म को कंफर्मेशन दिया नहीं, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, तो मेरे अंदर से ना वो गट फीलिंग नहीं आती कि यहाँ पे मुझे उस लेवल का सीखने को मिलेगा जिस लेवल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं और भी फर्म में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू के लिए, ताकि एट द एंड मैं सारी फर्म को कंपेयर करके एक अच्छी फर्म अपने लिए सिलेक्ट कर सकूँ। तो 5 स्मॉल साइज मिड साइज फर्म में इंटरव्यू देने के बाद तो मैंने थोड़े टॉप लेवल फर्म में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑब्वियसली जब आप किसी टॉप लेवल फर्म में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करना पड़ेगा। आप सारे डोमेन में काम नहीं कर सकते, किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। बट मैं सोचा कि चलो इंटरव्यू दे के देखते, बाकी देखेंगे बाद में क्या करना है। तो मैंने बिग 4 को छोड़ के 5-6 मुंबई की टॉप फर्म में अप्लाई कर दिया एंड वहाँ से मुझे 3 फर्म से कॉल आया इंटरव्यू के लिए। एक ML बुहानिया, सेकंड CNK एसोसिएट जो कि टॉप 20 फर्म में आती है एंड मुंबई साइड में टॉप 10 में आती है, एंड थर्ड RSM इंडिया। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू कनेक्ट हुआ CNK एसोसिएट में। भाई वो फॉर्म से ना मैं बहुत इंप्रेस हो गया था। लाइक जिस तरह से वहाँ पे राउंड्स हो रहे थे इंटरव्यू के लिए एंड जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिस तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट था, जिस तरह से वहाँ पे वर्क कल्चर था, भाई मैं बहुत इंप्रेस हो गया था वो फॉर्म से कि ये फॉर्म में मुझे सीखने को मिलेगा। मेरे अंदर से वो गट फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे मुझे सीखने को मिलेगा। एंड वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। जैसे इंटरव्यू खत्म हुए वैसे हाफ एन आवर के अंदर मुझे वो ऑफर लेटर आ गया और मैंने कंफर्मेशन दे भी दिया कि भाई ये फॉर्म में तो मैं जाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने अदर फॉर्म में इंटरव्यू देना कंटिन्यू रखा जहाँ से मुझे कॉल आया था। एंड देन सेम डेट को RSM इंडिया एंड ML बुहानिया कंपनी का इंटरव्यू मेरा शेड्यूल हो गया। तो मैं सुबह में RSM इंडिया में इंटरव्यू देने गया और वहाँ भी मैं बहुत इंप्रेस हो गया वो फॉर्म से। भाई जिस तरह से वहाँ पे भी अलग अलग राउंड हो रहे थे इंटरव्यू के एंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई ये तो बोलूँगा सबसे हार्ड मेरा इंटरव्यू ना RSM इंडिया में ही गया है। मतलब कि जिस तरह से वहाँ पे केस सीनियर बनाए क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस तरह से अलग अलग क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे,
वो तो भाई अलग लेवल का था। लेकिन मैं प्रिपेयर था क्योंकि मैंने इससे पहले भी अच्छा खासा इंटरव्यू दे चुका था एंड मैंने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। सो मेरे एकदम फुल कॉन्फिडेंट था, भाई पूछ जो तुझे पूछना है पूछ, मैं तैयार हूँ। तो इसलिए इंटरव्यू तो हार्ड था बट मैंने क्रैक कर लिया। मैंने हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया, जिस तरह से वो पूछे थे उस तरह से मैंने आंसर दिया। लेकिन वहाँ पे ना मुझे वो तुरंत ऑफर लेटर नहीं आया। वहाँ पे बोले कि आप जाओ, आपको हम लोग कॉल करके बताएंगे। तो मैं शाम को इंटरव्यू देने गया, फिर एम एल भुवन एंड कंपनी, सेम डेट को मैं शाम को फिर एम एल भुवन एंड कंपनी में इंटरव्यू देने गया। लेकिन वहाँ पे ना मुझे जो झटका लगा ना, वहाँ पे मुझे खतरनाक चीज़, मतलब जो मुझे एकदम शॉक कर दिया, वो ये मुझे पता चला कि जो भी रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है ना, वो अपने कॉलेज के 50 किलोमीटर रेडियस के बियॉन्ड आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। मीन्स आईसीए का एक रूल है, जो भी रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है ना, वो अपने कॉलेज के 50 किलोमीटर रेडियस के बियॉन्ड है ना आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। एंड ये जो एम एल भुवानी कंपनी यानी सी एन के एसोसिएट है, ये चर्चगेट में है, जो कि मेरे कॉलेज के 50 किलोमीटर रेडियस के बियॉन्ड है, 52 किलोमीटर बात है। सो आईसीए के रूल के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं हूँ ये फॉर्म में आर्टिकलशिप करने के लिए। तो मैंने कई सारे सीनियर्स को बताया कि मैंने सी एन के में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मेरा हो चुका है। तो मेरे सभी ऑलमोस्ट सभी ने बोला कि वो फॉर्म बहुत अच्छी है, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा था कि वो मेरे कॉलेज के 50 किलोमीटर रेडियस के बियॉन्ड है। फिर भी कई सीनियर्स बोल रहे थे कि यार चले या बिंदास चले, कुछ भी नहीं होएगा, ऐसे इतना नहीं देखता है। लेकिन इनकेस देख लिया तो तेरा आर्टिकलशिप टर्मिनेट हो जाएगा और तुझे फिर से आर्टिकलशिप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकता था, बिकॉज आईसीए पे मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। सो मैंने बहुत दुख होके मैंने उनको मेल लिखा, मैंने कंफर्मेशन को दे दिया था। फिर मैंने बाद में वापस मेल लिखा कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। यार दुख तो बहुत था कि इतनी अच्छी फॉर्म हाथ में आई थी, वो भी चली गई। लेकिन किसी महान शख्स ने बोला है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान जी दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे अगले ही दिन आरएसएम इंडिया का कॉल आता है, दे टोल्ड मी लाइक कांग्रेचुलेसन रोशन यू आर सिलेक्टेड फॉर दी। वो भाई मैं खुश, मतलब कि जिस चीज़ के लिए मैं दुख हो रहा था कि ये हो गया वो हो गया, बट वापस मेरी खुशी वापस से आ गई। तो मैंने उनको कंफर्मेशन दे दिया। एंड आरएसएम इंडिया के बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो टॉप 7 फॉर्म है, तो हाँ ठीक ही है वो। सो फाइनली ये तो सिलेक्ट हो गया कि कौन से फॉर्म में जाने का है। एंड मुझे बहुत अच्छा रिलीफ फील हो रहा था कि चलो इतना बड़ा टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया कि मुझे कौन से फॉर्म में जाना है। बिकॉज जब आप लोग इंटरव्यू देते हो ना, तो आप लोग के माइंड में कई सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए बेटर रहेगा। लाइक आप लोग ना देखो, अपने सीनियर से बात करो, कई लोग से बात करो, स्टिल आप लोग के माइंड में ना कन्फ्यूजन आएगा कि मैं कौन से फॉर्म में, जब मेरे सामने इतने सारे फॉर्म्स हैं एंड मुझे उनमें से कोई अच्छा सिलेक्ट करना है। एंड जब कोई एक सिलेक्ट करके आप लोग चले जाते हो एंड आप लोग अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये फॉर्म अच्छा है, तब जाके बहुत रिलीफ सा फील होता है कि यार चलो इतना बड़ा ये टास्क था, कंप्लीट हो गया ये, अभी मैं अपना आर्टिकल से स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अब एक बहुत चैलेंजिंग टास्क मेरे सामने आने वाला है एंड वो है शिफ्ट होना। बिकॉज मैं जो भी फॉर्म में अप्लाई कर रहा था ना, वो सारे फॉर्म मुंबई साइड थी। मैं अपने एरिया में कोई भी फॉर्म में अप्लाई नहीं कर रहा था, बिकॉज हमारे एरिया में मैंने जब कुछ सीनियर से बात किया था जो वहाँ पे करते, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताया मुझे, तो वो ठीक नहीं था। वो बोले कि तू किधर भी कर, लेकिन ये सब एरिया में मत कर, अपने एरिया साइड में मत कर। इसलिए मैंने जो भी फॉर्म में अप्लाई किया तो सारे मुंबई साइड फॉर्म थी। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे वहाँ पे शिफ्ट होने का है। एंड भाई मुंबई साइड ना एक अफोर्डेबल रूम ढूंढना ना बहुत बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा रूम पीजी या हॉस्टल चाहिए था ना, जहाँ पर मेरे स्टाइपेंड के अंदर ही जो भी वहाँ के रेंट चार्जेस है वो हो जाए, मेरे स्टाइपेंड का बोन आ जाए। तो मैं ऐसे रूम पीजी हॉस्टल फाइंड आउट करने लगा। बट मुंबई साइड मैंने कई सारे रूम्स हॉस्टल पीजी वगैरह देखे, किधर भी ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा था। वहाँ का रेंट ही स्टार्ट होता था 12 के, 15 के, 20 के में। मतलब मेरा पूरा स्टाइपेंड सिर्फ रेंट में ही जाएगा, फिर मैं खाऊंगा पीऊँगा क्या, ट्रैवलिंग वगैरह कैसे क्या होएगा। हाँ मुझे कुछ पीजी मिले जहाँ पर रेंट 8 के 10 के ऐसा था, लेकिन वहाँ पे मुझे 6-7 लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं मैक्सिमम 1-2 लोगों के साथ ही रहूँगा और उनसे ज़्यादा नहीं। बट फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हम लोग को एक रूम मिल गया जो कि मैं ईजिली अफोर्ड कर सकता था मेरे स्टाइपेंड में से। एंड वो रूम यही है जो कि आप लोग देख रहे हो, यही ये रूम है। तो जैसे हम लोग पता चला इस रूम के बारे में, हम लोग तुरंत ट्रेन पकड़ कर देखने के लिए आ गए। एंड देखने बाद फिक्स कर दिए, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कि भाई ये अच्छा खासा रूम हमारे हाथ से चले जाए। एंड इसका मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा मेरे दोस्त अभिषेक को, बिकॉज इसी ने ये रूम फाइंड आउट करने में हेल्प किया है। अगर वो नहीं होता ना तो शायद ही ये रूम मुझे मिल पाता। लेकिन एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता जब तक दूसरा प्रॉब्लम हमारा वेट कर रहा होता है। लाइक मुझे रूम तो मिल गया, लेकिन अब सबसे बड़ा टास्क था कि वहाँ से उतना दूर से सामान यहाँ पे लाने का है, क्योंकि उतना दूर से सामान लाना ना बहुत डिफिकल्ट था। एंड मैंने कुरियर वगैरह चाहे देखे थे, बट कुरियर के जो भी चार्जेस थे ना वो मुझे वर्थ इट नहीं लग रहे थे कि यार वो जो सामान लाने का उसके मैं इतने चार्जेस दूँ, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि ना हम सिर्फ वही सामान लेके जाएंगे जो
जिसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका हमें इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वही सामान सिर्फ लेके जाएंगे। एंड बाकी का जो भी है वो जब मैं वीकेंड पे घर पे जाऊंगा तो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ जाऊंगा। तो हमने वही सामान सिर्फ लेकर आया जिसकी स्टार्टिंग में बहुत रिक्वायरमेंट है। एंड हाँ, इसमें भी मेरे फ्रेंड अभिषेक ने पूरा हेल्प किया, उसने पूरा रूम फाइंड आउट करने से लेके रूम को पूरा शिफ्टिंग करने तक बहुत हेल्प किया यार। सो फाइनली सब कुछ हो गया। एंड अब मेरा आर्टिकल सब स्टार्ट होता है 26 मई से। 26 मई को मेरा डे 1 था एंड मेरा पूरा डे 1 ज्वाइनिंग प्रोसेस में गया, मतलब पूरा डे 1 ज्वाइनिंग प्रोसेस में निकल गया। मैं कंफ्यूज हो गया, भाई इतना टाइम लगता है ज्वाइनिंग प्रोसेस में। तो मैंने वहाँ पे अदर आर्टिकल से बात किया, ऐसा ऐसा सीन है। तो वो बोले कि नॉर्मल सी बात है, बड़े बड़े फर्म में ना इतना एक दिन पूरा पहला डे 1 ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाता है। एंड हम लोग के साथ भी हुआ था। तब मुझे रिलीफ फील हुआ कि यार चलो यार ठीक है। एंड डे 2 डे 3 मेरा बेसिक वर्क में गया और डे 4 से ही मुझे क्लाइंट प्लेस पे भेज दिया गया। एंड मैं अपने आपको लक्की बोला, फिर क्या बोलूँ, मेरा पहला क्लाइंट ही मुझे एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला है जो कि बीकेसी में है। एंड अभी मैं क्लाइंट प्लेस पे, मैं 2 वीक से वहाँ पे क्लाइंट प्लेस पे जा रहा हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो ये था ओवरऑल, ये पूरा अपडेट था जो कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। बस एक छोटा सा रिग्रेट रह गया कि मैंने बिग फॉर में इंटरव्यू के लिए अप्लाई नहीं किया, बिग फॉर में इंटरव्यू नहीं दिया। इवन मेरे पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था फिर भी, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग से ही मन था कि मैं लोअर लेवल मिड साइज फर्म में जाऊँगा एंड वहाँ पर मैं सारे डोमेन में एक्सपोजर लूँगा। बट अल्टीमेटली मुझे एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ा, एक स्पेसिफिक डोमेन में जाना ही पड़ा। सो इसलिए थोड़ा सा वो रहेगा। एंड मुझे कई लोग बोले भी, तो OCIT की ट्रेनिंग के टाइम मुझे कई लोग बोले थे भाई तो बिग फॉर में अप्लाई करना, तेरा बिग फॉर में हो सकता है, तू कर लेगा। बट क्या ही बोल सकते हैं। बट फिलहाल मैं खुश हूँ ये सोच के कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मैं आप लोगों के साथ आर्टिकलशिप का ब्लॉग वगैरह शेयर करूँगा, भाई देखना बहुत मज़ा आएगा। अभी तो जस्ट मैंने एक ओवरऑल अपडेट दी हो, बट ब्लॉग देखना उसमें बहुत मज़ा आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जो भी करो यार अच्छे से करो। एंड यार मैं भी निकलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है।